नमस्कार साथियों। मैं मुकेश मेरिया, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास अपनी करंट जीके से संबंधित है और ये 22 जून से लेकर के 28 जून के बीच में जितनी भी घटनाएं उनसे संबंधित करंट जीके अपन पढ़ने वाले हैं। अभी तक 3 क्लास हुई, उसमें अपन ने 1 जून से लेकर के 21 जून तक की चर्चा की। तो देखिए अपना पहला प्रश्न है, 13वां वनडे विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आंसर होगा अपने भारत में। अभी जो 13वां विश्व कप होगा क्रिकेट का, ये कहां पे आयोजित होगा? भारत में। तो देखो अब तक के यदि क्रिकेट विश्व कप की बात करें, क्रिकेट की सबसे बड़ी जो संस्था है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे एक क्रिकेट के महाकुंभ विश्व कप का आयोजन करवाती है। पहली बार जो विश्व कप हुआ था 1975 में। अब तक कुल मिलाकर के 12 संस्करण हो गए और इन 12 विश्व कप में कुल कितने हो गए? 12 संस्करण। इन 12 में से यदि देखिए अपन तो सर्वाधिक बार कौन सी टीम जीती है? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया। और भारत ने अब तक कितनी बार यह विश्व कप जीता है? तो भारत ने अब तक जो विश्व कप है क्रिकेट का, वो 2 बार जीता है। 2 बार कब कब? ये एक तो 1983 में और एक बार जीता है 2011 में। कहने का मतलब ये 2011 के बाद 2013 में केवल एक आईसीसी ट्रॉफी है, वो चैंपियन ट्रॉफी, वो भारत ने जीती। 2013 के बाद 10 साल में किसी प्रकार की आईसीसी से संबंधित कोई ट्रॉफी भारत ने नहीं जीती। तो इसलिए उम्मीद की जाती है कि अब की बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है तो अवश्य ही इसमें जीत हासिल होगी। देखो 1983 का जो विश्व कप है, इसमें कपिल देव थे कप्तान है। और जो 2011 का विश्व कप है, इसमें थे महेंद्र सिंह धोनी। अभी जो विश्व कप होगा इसमें रोहित शर्मा कप्तान है और ये विश्व कप भारत के अंतर्गत होगा। भारत में अब तक यदि कुल मिलाकर के अपन देखें तो चौथी बार मेजबानी कर रहा है। चौथी बार। परंतु इसने 3 बार संयुक्त रूप से मेजबानी की है अन्य देशों के साथ मिलकर के। कुछ एक ही मैच भारत में हुए थे। पहली बार भारत अकेला बिना किसी देश के अकेला मेजबानी कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में पहली बार एक क्रिकेट विश्व कप अकेले भारत के अंतर्गत आयोजित होगा और इसमें कुल मिलाकर के टीम जो भाग लेंगी वो हैं 10 टीम। और कुल मैच कितने होंगे? कुल मैच तो वो होंगे 48 मैच। ये 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। 2023 अभी अक्टूबर में स्टार्ट होगा और 19 नवंबर 2023 तक ये चलेगा। और भारत में कुल मिलाकर के 10 स्टेडियम में मैच होगा। 10 स्टेडियम। और इसका जो शुभारंभ है, प्रथम मैच की बात करें, उद्घाटन मैच, तो प्रथम मैच होगा इसका इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड। देखो विश्व कप है, ये प्रति 4 वर्ष बाद में आयोजित करवाया जाता है। आईसीसी आयोजित करवाती है। भारत अब तक ये 2 बार विश्व कप जीता है। सबसे ज्यादा बार 5 बार ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और भारत और पाकिस्तान का मैच है वो होगा 15 अक्टूबर को। तो अपने को ये याद रखना है, वनडे विश्व कप अभी आयोजित कहाँ होगा? तो भारत में। नेक्स्ट वर्ष नहीं।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? देखो, सर्वोच्च नागरिक सम्मान उस देश का नागरिकता की दृष्टि से सबसे उत्तम श्रेणी का पुरस्कार। तो अभी हाल ही में जो नरेंद्र मोदी को किस देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, तो इसका आंसर होगा मिस्र। मिस्र। देखो, मिस्र की राजधानी है वो है काहिरा। इसकी कैपिटल कौन सी है? काहिरा। और मिस्र के जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम अब्देल फतेह अल सीसी। अब देखो, ये यहाँ पे प्रधानमंत्री 5 दिवसीय यात्रा पर गए थे भारत से, 3 दिन तो अमेरिकी यात्रा पर, 21, 22 और 23 को। और फ्रांस की जो मिस्र की यात्रा है, ये की है 24 और 25 जून को, 2 दिवसीय यात्रा। यहाँ पे मोदी जी का स्वागत पीएम फतेह अल सीसी के द्वारा, जो मिस्र के पीएम है उनके द्वारा किया गया। और इनको सर्वोच्च सम्मान, अपने देखा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है मिस्र का? ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल। जैसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उसी प्रकार से मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो यह पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अब देखो, मिस्र में उन्होंने 11वीं सदी में एक मस्जिद बनी हुई है, और उस मस्जिद का नाम है अल हाकिमी मस्जिद। अल हाकिम मस्जिद में भी वो गए थे, और साथ में गाजा के पिरामिड भी देखे उन्होंने, गाजा के पिरामिड। और एक वहां पे जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1918 के मध्य, तो भारत के जो सैनिक के शहीद हुए थे और ब्रिटेन की तरफ से वो लड़े थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक युद्ध स्मारक है मिस्र में, हेलियोपोलिस। हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक। तो हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक, वहां पर भी नरेंद्र मोदी जी गए थे। और अल हाकिम मस्जिद है, इसका भारत से भी संबंध है, क्योंकि इसका जो जीर्णोद्वार है वो करवाया था दाऊदी बोहरा संप्रदाय ने। और राजस्थान में यदि देखें दाऊदी बोहरा संप्रदाय का संबंध, तो गलियाकोट डूंगरपुर, ये भी अपने को याद रखना है। तो इस प्रकार से सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मिस्र का, और उसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द नाइल। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी में किस उपन्यास के लिए दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, और वो 2023 का हिंदी के लिए किसको दिया गया है? तो इसका जो आंसर है वो होगा चांदपुर की चंदा। चांदपुर की चंदा। देखो, ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है अतुल कुमार राय को। अतुल कुमारी राय। यदि
इन 7 दिनों में सबसे बेस्ट अपन क्वेश्चन की बात करें तो वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, और इसकी अलग अलग चर्चा अपन करेंगे। पहली बात तो साहित्य अकादमी की स्थापना, केंद्रीय साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को। और इसके बाद इसे सोसाइटी अधिनियम, सोसाइटी पंजीकरण एक्ट, पंजीकरण एक्ट 1860 के अकॉर्डिंग, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अनुसार इनका रजिस्ट्रेशन किया गया एक सोसाइटी के रूप में, और रजिस्ट्रेशन हुआ था 7 जनवरी 1956। अपने को ये याद रखना है कि ये जो सोसाइटी है केंद्रीय साहित्य अकादमी, ये भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, एक स्वायत्त शासी संस्था, एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी है कहां पर? ये तो ये नई दिल्ली में। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 2023 दो प्रकार से दिया जाता है। एक तो है युवा, एक तो है युवा साहित्य पुरस्कार, और दूसरा है बाल साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार। देखो युवा साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार दोनों के अंतर्गत 50,000 रुपए की राशि दी जाती है, और साथ में ताम्र पत्र, कहने का मतलब 50,000 रुपए की राशि इनाम स्वरूप और ताम्र पत्र श्रीफल भी इनको भेंट किया जाता है। अभी ये घोषणा हुई है, इस प्रकार का जो कार्यक्रम है वो आगे होगा चल करके। तो युवा साहित्य पुरस्कार है और बाल साहित्य पुरस्कार। युवा साहित्य पुरस्कार है वो कुल मिलाकर के, ये दोनों प्रकार के पुरस्कार कुल मिलाकर 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं, 24 भाषाओं के लिए। इन 24 में से 22 तो अपने संवैधानिक भाषा हैं, 22 तो क्या है? संवैधानिक भाषा। और दो अन्य आधिकारिक भाषाएं वो कौन सी है? एक तो अंग्रेजी और दूसरी है अपनी राजस्थानी, राजस्थानी। तो कुल मिलाकर के 24 भाषाओं में प्रत्येक भाषा में एक पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका मतलब सबको याद करना तो पॉसिबल भी नहीं है, परंतु इसमें जो आते हैं मेनली उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अभी देखो हिंदी के लिए किनको दिया गया, तो हिंदी के लिए जो पुरस्कार था अतुल कुमार राय को। अब ये जो पुरस्कार है ये किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो वो चांदपुर की चंदा। इस प्रकार से अपने को याद रखना है। और देखो लिस्ट में अपन देखेंगे, राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसमें अपने आंसर क्या होगा? राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार, ये भी 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा किरणी बादल। अब देखो ये जो युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार किन किन को दिया गया, यदि आप इनको सबको याद करना चाहो तो याद होते भी नहीं, परंतु मुख्यतः आपने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखो। एक तो अपने को याद रखना है इंग्लिश का, और दूसरा हिंदी का, और तीसरा राजस्थान की एग्जाम के हिसाब से राजस्थानी का। कुल मिलाकर के 3 का देखना है। तो और तो जितनी भी 22 भाषाएं हैं वो तो हैं ही, 2 साथ में और हैं। अब देखो यहाँ पे कुल भाषाएं कितनी अभी दी हैं? 20 भाषा। तो ये जो पेज है ये आपके हिंदी साहित्य अकादमी की साइट का पेज है। इसमें ओडिशा जो लैंग्वेज है, देखो उड़िया जो भाषा है, ओडिशा जो लैंग्वेज है, इस ओडिशा लैंग्वेज के लिए अब की बार पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब है बची 23 में से 3 भाषाएं हैं
23 में से 3 भाषाओं के पुरस्कार, एक तो मैथिली, दूसरी है मणिपुरी, मणिपुरी, और तीसरी है संस्कृत। इन भाषाओं के लिए यह इन पुरस्कारों की घोषणा बाद में होगी। कहने का मतलब अभी 20 का युवा है, ओडिशा भाषा को शामिल नहीं किया गया है, दिया नहीं गया अब की बार, और 3 ये भाषाएं जिनका बाद में घोषणा होगी। कुल मिलाकर के 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब देखो अपने को इंग्लिश से संबंधित एक तो ये याद रखना है। तो इंग्लिश में किसको दिया गया है? अनिरुद्ध कनिसेती, अनिरुद्ध कनिसेती। तो देखो एक तो ये याद रखना है अनिरुद्ध कानिसेती, और इनकी रचना कौन सी है? लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन, लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन, साउथर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्याज टू दी चोलाज। ये है हिस्टोरिकल एक रचना है, और इस रचना के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। अपने को इनकी रचना और साथ में इनका नाम भी याद रखना है। तो इंग्लिश के लिए अनिरुद्ध कानिसेती। इसको मैं पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट देखो हिंदी के लिए किनको दिया गया है? तो ये है चांदपुर की चंदा। ये क्या है? एक उपन्यास है, और इस उपन्यास को लिखा किसने? अतुल कुमार राय। ये यूपी से संबंध रखते हैं, अतुल कुमार राय। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है ये हिंदी में। तो पुरस्कार किसको दिया गया? अतुल कुमार राय और चांदपुर की चंदा। ये एक उपन्यास, एक नोवेल है जिसके लिए ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट ये राजस्थानी के लिए, राजस्थानी के लिए जो कविता है उसका नाम है अंतासरो ओल्म। अंतासरो ओल्म, देखो याद करो नहीं तो ओल्मा ही ओल्मा है ने? तो अभी अंतासरो ओल्म ये एक कविता है, और इस कविता के लिए दिया गया है। और ये कैंडिडेट कौन है? देवीलाल माहिया, देवीलाल माहिया, देवीलाल माहिया। कुल मिलाकर के इन 3 को आपको याद करना है, एक तो अंग्रेजी के लिए, एक हिंदी के लिए, और एक राजस्थानी के लिए। हिंदी के लिए चांदपुर की चंदा, और लिखा किसने? अतुल कुमार राय ने। अंग्रेजी के लिए अनिरुद्ध कानिसेती, और इनका ये जो एक हिस्टोरिकल संग्रह है। और राजस्थानी के लिए अंतासरो ओल्मो, ये एक कविता है जिसके लिए देवीलाल माहिया को दिया गया है। ये कौन से पुरस्कार हैं? युवा पुरस्कार, युवा पुरस्कार है 2023। नेक्स्ट देखो, अब इसमें भी कुल मिलाकर के 24 के लिए दिए जाएंगे। और ये कौन से पुरस्कार है? बाल साहित्य पुरस्कार 2023। देती कौन है? केंद्रीय साहित्य अकादमी, या ओनली उसको साहित्य अकादमी भी बोल सकते हैं। जितनी भी अब शायद एग्जाम होंगी 5-6 महीने तक है, उसमें इस प्रकार का प्रश्न कहीं ना कहीं आपके जरूर मिलेगा। तो इसमें देखो एक तो इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए किसे मिला है? सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति। और सुधा मूर्ति ने रचना कौन सी है इसकी? टाइटल के, तो टाइटल है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। कहने का मतलब है छोटी जो लघु कथाएं हैं जो अपनी दादा दादी या नाना नानी सुनाते थे, उनका एक संग्रह। तो ये किसके लिए दिया गया है? इंग्लिश के लिए। किसे मिला है? सुधा मूर्ति। नेक्स्ट हिंदी के लिए दिया गया है सूर्यनाथ सिंह, सूर्यनाथ सिंह। हिंदी के लिए किसे दिया गया है? सूर्यनाथ सिंह। और इनका जो लघु कथा है उस लघु कथा का नाम है कौतुक ऐप, कौतुक ऐप, कौतुक ऐप। और ये सूर्यकांत सूर्यनाथ सिंह, सूर्यनाथ सिंह को
दिया गया है। और इसका जो कहानी संग्रह है उसका नाम है कौतुके ऐप हिंदी के लिए। और उसके बाद अपने को राजस्थानी के बारे में याद रखना है। और राजस्थानी के लिए अभी अपने प्रश्न देखा, किरण बादल को दिया गया और उनका एक संस्मरण है, उसका नाम है ताबरारी दुनिया। ताबरारी दुनिया। तो देखो छोटे बच्चे हैं उनकी दुनिया किस प्रकार की होती है। देखो बचपन तो बचपन ही होता है, उसके बाद तो धीरे धीरे आपको पता है कि RSM, SSB और RPSC ये आपको 30 साल तक तो मतलब आधा बूढ़ा तो कर ही देती है लगभग। तो इस तरीके से यदि आप अभी सही तरीके से नहीं पढ़ना प्रारंभ किया तो ऐसे मान लो कि राजस्थान में 30 साल तक तो अपन बच्चे हैं, उसके बाद प्रोडक्शन की एज कब आएगी। तो अपने को आज से एकदम सचेत होकर के पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पुरस्कार अपने को याद रखने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि यूएनओ में, यूएनओ इसका मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में आयोजित विश्व योग दिवस, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया गया है। का नेतृत्व किस देश के प्रधानमंत्री ने किया। बहुत ही इजी प्रश्न इसमें दिए हैं, परंतु इसकी पूरी डिटेल अपने को देखनी है। तो अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी जी 21, 22 और 23 जून को 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर गए। अमेरिका की यात्रा। और इस यात्रा में 21 जून को खास प्रोग्राम हुआ था, उसका रीजन क्या है, विश्व योग दिवस के रूप में। अभी 2015 में अपने पहली बार विश्व योग दिवस मनाया था। उसके बाद अभी जो नोआ 5 और 3 8 मतलब 5 में मनाया गया, कुल मिलाकर के नोआ, ये नोआ विश्व योग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और यूएनओ के अंतर्गत अधिकारी के तौर से जो प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम का नेतृत्व किसने किया, तो ये किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये भी अपने को याद रखना है। अब देखो जो 3 दिन की यात्रा है, इस यात्रा में 21 को तो विश्व योग दिवस से संबंधित है, और यहाँ पे एक गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक जो कीर्तिमान है स्थापित हुआ, और वो क्या था कि यूएनओ के 180 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। 180 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे, और एक साथ इतने देशों के प्रतिनिधि योग दिवस पे शामिल होना ये अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। और उसका नेतृत्व किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट 22 जून को ये जो अमेरिका की संसद है, व्हाइट हाउस है, उस व्हाइट हाउस के अंतर्गत गए और वहां पे बढ़िया तरीके से इनका वेलकम हुआ। रात्रि भोज का जो स्टेट डिनर होता है, एक के अलग प्रकार का विशेष सम्मान है, वो भी जो मोदी जी को दिया गया। इस प्रकार से 22 जून को उनकी मुलाकात किससे हुई, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ये तो है राष्ट्रपति। अमेरिका का संविधान सबसे पुराना है और उसमें कुल मिलाकर के 7 अनुच्छेद हैं, और जो अमेरिका है वहीं से अपने मूल अधिकारी लिए हैं। यहाँ पे उपराष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की कमला हैरिस। इसमें जो स्टेट डिनर हुआ था, भारत की जानी मानी हस्तियां इसमें शामिल थी, तो ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट देखो, फिर 23 जून को इनकी अधिकारी के वार्ता हुई, कई प्रकार के द्विपक्षीय समझौते हुए। तो उनसे संबंधित अभी आधिकारिक डिटेल है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे समझौतों पर अमल होगा
उसी प्रकार से अपने बात करते जाएंगे। और यहीं से सीधे के सीधे ये मिस्र के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर चले गए थे। और मिस्र की जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे संबंधित अपन ने बात की कि यह जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल, वो इनको दिया गया था। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। देखो यूएन में जो यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है वो है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज भारत की तरफ से यूएनओ के अंतर्गत प्रतिनिधि के रूप में कौन है, तो वो है रुचिरा कंबोज। ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट देखो, जॉन बी गुड इनफ। जॉन बी गुड इनफ का संबंध किस से, तो ये भी अपने को देखना है किस प्रकार से क्या है। गुड इनफ, गुड इनफ, तो इनका संबंध किससे है? ये है रसायन से संबंधित। देखो इनका प्रश्न मैंने क्यों डाला है, अभी हाल ही में इनका हो गया निधन। निधन, और ये सूचना दी किसने, क्योंकि ये टेक्सास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। टेक्सास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। और इनका विशेष योगदान ये है कि जो लिथियम की बैटरी है, लिथियम बैटरी, इस लिथियम बैटरी का आविष्कार किया था। आविष्कार देखो, जॉन बी गुड इनफ जिन्होंने लिथियम बैटरी का आविष्कार किया, और ये आविष्कार करने के कारण ही इन्हें क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 2019 का, 2019 का नोबेल पुरस्कार है। रसायन के क्षेत्र में किसे मिला था, जॉन बी गुडिनप, जिनका हाल ही में निधन हो गए हैं। और इनका संबंध किससे है, लिथियम की बैटरी के आविष्कार से। देखो अभी जो अपने पहले बैटरी चलती थी वो निकल और कैडमियम की चलती थी। ये जल्दी से तो डिस्चार्ज हो जाती, चार्ज की कैपेसिटी ज्यादा नहीं थी, एनर्जी डेंसिटी इनकी बहुत कम थी। और दूसरी बात, गर्म होने के कारण से जो इंस्ट्रूमेंट होता था उनको भी कई प्रकार की डिवाइस का खतरा होता। तो इस निकल कैडमियम की बैटरी की जगह अभी लिथियम बैटरी का, अभी लैपटॉप होता है या मोबाइल है या अन्य प्रकार के जो उपकरण होते हैं उनमें इसी लिथियम बैटरी का उपयोग किया जाता है। ये लंबे समय तक चलती है, स्टोरेज क्षमता भी इसमें ज्यादा होती है। तो ये अपने को याद रखना है, गुड इनफ जिनको नोबेल पुरस्कार 2019 रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की किस संस्थान को टॉप 150 में शामिल किया गया है। देखो इंपॉर्टेंट है ये बात। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, ये पूरे विश्व लेवल पर एक रिसर्च की संस्था है। और ये क्या करती है, रैंकिंग देती है। अभी 2023 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग 2023 में सबसे जो 150 संस्थाएं हैं टॉप, उनमें से अपने भारत की एक को ही सिलेक्ट किया है, और वो है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे अपने भारत की तो सबसे टॉप संस्थान है, और इसे 149वां स्थान दिया गया, 149वां स्थान। अभी देखो ये रैंकिंग से संबंधित जो सवाल है ये भी आपके एग्जाम में बहुत सी बार पूछे जाते हैं। तो 150 टॉप में भारत की आईआईटी बॉम्बे को 149वां स्थान दिया गया है। और पहले स्थान पे कौन सी है,
सिंगुआ, सिंगुआ जो विश्वविद्यालय है या यूनिवर्सिटी, ये है कहां पे? चाइना में। प्रथम स्थान पे ये है और दूसरे स्थान पे है पेकिंग यूनिवर्सिटी। पेकिंग यूनिवर्सिटी, और ये भी कहां पे है? चीन में। और तीसरे स्थान पे है एक सेकेंड है, देखो सॉरी यहाँ पे ये जो पहले स्थान पे वो है MIT, MIT। और MIT है USA के अंदर, USA। इसके बाद ये दूसरे स्थान पे है वो है कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज, और ये है यूके में। तीसरे स्थान पर है ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, और ये भी कहां पे है? यूके में। देखो वो जो डाटा थे वो अलग दूसरी रैंकिंग यूनिवर्सिटी के, वो भी अपने क्वेश्चन है। तो अभी अपने को देखना है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में भारत की किस संस्था को टॉप 150 में शामिल किया गया है? तो वो है IIT बॉम्बे, 149 नंबर पर। और इसमें 1 नंबर पर है MIT USA, 2 पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके, और 3 पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल लिवेबिलिटी, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है? देखो ये आंकड़े कितने अलग प्रकार के हैं कि यदि विश्व स्तर पर देखें तो सबसे ज्यादा रहने के लिए अच्छा शहर कौन सा माना गया है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार? तो इसका आंसर तो क्या होगा? वियना, ऑस्ट्रिया। अब इसको अपन देखते हैं कौन जारी करता है किस तरीके से। ये जो आंकड़े इसकी रिसर्च करता है EIU, इसका मतलब हो गया इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये आंकड़े जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और ये यूनिट कहाँ की है? रिसर्च टीम कहाँ की है? ये है ब्रिटेन की। इसके माध्यम से आंकड़े जारी किए जाते हैं और ये बताती है 5 कैटेगरी के हिसाब से कि दुनिया का सबसे बेस्ट शहर रहने के हिसाब से कौन सा है। तो वो 5 कैटेगरी कौन सी निर्धारित है? एक तो है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। दूसरी कैटेगरी है हेल्थ केयर, हेल्थ केयर। और तीसरी कैटेगरी है कल्चर एंड इन्वायरमेंट। तीसरी कैटेगरी ये हो गई। और चौथी कैटेगरी है वो है एजुकेशन। और पांचवी कैटेगरी है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 ये आंकड़े जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये है कहां पे? ब्रिटेन में। इस EIU की स्थापना हुई थी 1946 में। अब ये 5 कैटेगरी है, 5 श्रेणी को देखते हुए फिर बताती है कि दुनिया का सबसे बेस्ट शहर कौन सा है। तो ये है स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड इन्वायरमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सारी सुविधा के हिसाब से। और इसमें सबसे बेस्ट शहर कौन सा बताएं? वो है वियना,
ऑस्ट्रिया। वियना कहाँ पे पड़ते हैं? ऑस्ट्रिया में। और आपको पता हो तो IAEA एक संस्था है यूएनओ की स्वतंत्र एजेंसी। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अभी कुल मिलाकर के सबसे बेस्ट तो हो गया वियना। अब और कौन कौन से हैं शहर? तो देखो, एक नंबर पे तो हो गया वियना, 2 पे हो गया कोपेनहेगन। कोपेनहेगन ये कहां पे है? डेनमार्क। और 3 नंबर पे है मेलबोर्न। मेलबोर्न ये कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद ये 3 शहर वियना, कोपेनहेगन और मेलबोर्न, ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद यदि सबसे बॉटम में अपन देखें, सबसे खराब है, सबसे खराब रहने के हिसाब से वो रहने लायक है नहीं, तो वो कौन सा है? वो है दमेकस। दमेकस। दमेस्कस कहाँ पे है? सीरिया का शहर है, सीरिया। सीरिया। अब अपने को क्या ध्यान में रखना है? सबसे टॉप तो ये हो गए, दमेकस है सबसे नीचे वाला, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। अब भारत की स्थिति देखें, ये देखो कुल मिलाकर के 173 देशों का देन था इसमें, और 173 का स्थान दमेकस को मिला, 173 का। भारत की बात करें तो एक तो दिल्ली और साथ में मुंबई, इन दोनों शहरों को मिला है 141वीं रैंक, 141वीं। इसके बाद अपन बात करें चेन्नई, इस चेन्नई को मिली है 144वीं। अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात का शहर, इसको 146। और इसके बाद ये बेंगलोर, बेंगलोर इसको मिला है 148। कहने का मतलब भारत के शहर हैं वो स्टार्टिंग टॉप 10 क्या टॉप 100 में भी शामिल नहीं है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि सबसे बेस्ट शहर कौन सा माना गया है? वियना, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट देखो, स्टील से विश्व का सबसे बड़ा मेमोरियल कहाँ बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्टील से विश्व का सबसे बड़ा मेमोरियल, तो इसका आंसर क्या होगा? हैदराबाद। हैदराबाद। अब देखो, स्टील का बनाया गया है, दुनिया के अंतर्गत 1600 टन स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का उपयोग करके, और उसके बाद ये तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। तो ये भी अपने को याद रखना है कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। इस तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कौन है? जिनको KCR शॉर्ट रूप में बोलते हैं, KCR, यानी के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव, KCR। तेलंगाना बना कब था? 2 जून 2014 को। और इसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है, द्विसदनात्मक। एक तो केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है। केंद्र सरकार भाग 5 में, राज्य सरकार भाग 6 में। राज्य के अंतर्गत विधानमंडल होते हैं, और वो विधानमंडल या तो एक सदनात्मक होता है तो वहां पे विधानसभा, द्विसदनात्मक होता है तो विधान परिषद भी होती है। तो देखो, द्विसदनात्मक है, द्विसदनात्मक में यहाँ पे 2 सदन है,
एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। विधान परिषद। अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो तेलंगाना की विधानसभा में 119 सीट हैं और विधान परिषद में 40 सीट हैं। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अब ये तेलंगाना में जो ये हैदराबाद में बनाया गया, इसमें कुल मिलाकर के 317 करोड़ 317.50 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और ये कहां पे बना है? ये बना है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील के किनारे। हुसैन सागर झील के किनारे यहाँ का जो सेक्रेटरीट है, सचिवालय स्थित है। तो डायरेक्ट सचिवालय के सामने बनाया गया है। और ये जो मेमोरियल है, इसमें होटल भी है और बैठने के लिए कन्वेंशन हॉल भी है, फोटो गैलरी भी है, म्यूजियम भी बनाया गया है। इस प्रकार से एक मेमोरियल बनाया गया है। तो ये कुल मिलाकर के 45 मीटर ऊंचा है। 45 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। तो दुनिया का स्टील से बना हुआ सबसे ऊंचा मेमोरियल कौन सा है? वो है जो हैदराबाद का मेमोरियल। तो इन चीजों को भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओलंपिक डे। वर्ल्ड ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? कब ये मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 23 जून। वर्ल्ड ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो 23 जून। देखो, इससे संबंधित भी फैक्ट है। अभी 2024 में ओलंपिक गेम्स आने वाले हैं, जो कि प्रति 4 वर्ष बाद में होते हैं। और 2024 का जो गेम है वो कहाँ पे होगा? पेरिस। पेरिस फ्रांस की राजधानी। तो ये अपने को याद रखना है, पेरिस में ये गेम होंगे। यदि आईओसी की बात करें, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। और पहली बार जो ओलंपिक गेम है वो स्टार्ट हुए थे 1896 से। 1896 में प्रथम ओलंपिक गेम, प्रथम ओलंपिक। भारत ने इसमें कब से हिस्सा लेना प्रारंभ किया? तो भारत की यदि बात करें तो वो है 1900 से। सन 1900 से भारत ने इसमें भाग लेना प्रारंभ किया था। और भारत अब तक कुल मिलाकर के 35 पदक, स्वर्ण, कांस्य और रजत सब मिलाकर के 35 पदक जीते है। आपको ये प्रश्न बताना है कि 2020 में नीरज चोपड़ा ने किस गेम में स्वर्ण पदक ओलंपिक में हासिल किया था व्यक्तिगत रूप से? तो उस गेम का नाम आप कमेंट में बताओ। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत की एकमात्र किस संस्थान को टॉप 50 में शामिल किया गया? टॉप 50 में। देखो, रैंकिंग है ये हायर एजुकेशन, जो उच्च शिक्षा है उसमें, और एशिया की यूनिवर्सिटी के हिसाब से है। तो उसमें भारत की एक ही मात्र इसमें शामिल किया गया है टॉप 50 में, और वो है IISc बेंगलोर को, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये कहां पे है? बेंगलोर में। ये जो संस्थाएं हैं इसमें केवल बेंगलोर को ही शामिल किया गया है। और ये जो रैंकिंग है इसमें प्रथम स्थान पे कौन सी है? अब ये है यहाँ पे, एक तो है सिंघाऊ, सिंघाऊ यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय चाइना का, एक नंबर पे। 2 नंबर पे कौन सा है? तो ये चाइना की यूनिवर्सिटी है, पेकिंग यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना। और तीसरे नंबर पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर।
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। अपने को इतना ही याद रखना है कि ये जो हायर एजुकेशन है इसमें एकमात्र एक ही है केवल, और वो कौन सी अपने इंडिया की, आईआईएससी बेंगलोर। और इसको मिला है 48वां स्थान, ये याद रखना है। देखो ये डाटा बहुत सारे हो जाते हैं, माइंड से स्लिप होता है, इनको बार बार जब अपन देखते रहते हैं तो याद हो जाता है। तो आईआईएससी बेंगलोर को 48वां, और अभी अपन ने क्यूएस में देखा तो वहां पे एक थी आईआईटी बॉम्बे, और वो थी 149वें नंबर पे, तो इनको भी ध्यान में रखना है। अब देखो ये सारे जितने भी हैं वो हैं राजस्थान से संबंधित, ये राजस्थान का करंट अफेयर है। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की नियुक्ति किस राज्य में की जाएगी? महात्मा गांधी सेवा प्रेरक, तो ये होगी राजस्थान के अंतर्गत। राजस्थान में गांधीवादी विचारधाराओं को फैलाने के लिए, लोगों को जागृत करने के उद्देश्य से, और राज्य सरकार जितनी भी वेलफेयर लोक कल्याणकारी जो योजनाएं लाती है उनको जो घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती की जाएगी। और इस भर्ती ये 1 ईयर के लिए होगी, 1 वर्ष के लिए भर्ती की जाएगी। और इसमें प्रत्येक प्रेरक को 4500 रुपये प्रति मंथ ये मानदेय दे होगा। तो ये अपने को देखना है कि जो इनका काम क्या होगा, गांधी की विचारधारा और राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना। और इन्हें 4500 रुपये मिलेंगे, और 1 वर्ष के लिए अभी है, उसके बाद बढ़ाए या वापस हटा दे पता नहीं। नेक्स्ट माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए राजस्थान में कौन सी योजना चलाई जा रही है? ये देखो एग्जामों में क्वेश्चन आ भी गया, और इसको मैंने पुनः इसलिए शामिल किया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और अभी भी अखबारों में चर्चा में रही थी। देखो तो इसका आंसर क्या होगा, माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन। कहने का मतलब जो महिलाओं से रिलेटेड है, मंथली साइकिल है, पीरियड्स की समस्या है, तो उनके मैनेजमेंट के उद्देश्य से सरकार ने कौन सी वेलफेयर स्कीम चालू की है, तो वो है उड़ान योजना। उड़ान, देखो राज्य सरकार ने 900 करोड़ रुपए की, 600 करोड़, 600 करोड़ रुपए की यह योजना प्रारंभ की है। और इस योजना में क्या होगा कि जो महिलाएं को सैनिटरी नेपकिन, सैनिटरी नेपकिन 15 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको, बच्चियों को जो स्कूल में पढ़ती हैं उनको स्कूल से मिलेंगे, और अन्य जो 45 वर्ष तक की महिलाएं हैं उनको मिलेगा आंगनवाड़ी से। और इसमें राज्य सरकार ने तय किया है कि पूरे वर्ष में 12 सैनिटरी नेपकिन दिए जाएंगे, 12 सैनिटरी नेपकिन, ताकि उनके माहवारी से संबंधित जो फिजिकली वो सही रहे, उनको किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो। और जो मुख्यमंत्री ने चाहा है कि इसके अंतर्गत किसी प्रकार के संकोच की या शर्म की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो वास्तव में उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। और इसी के लिए एक अभियान भी चला था, उसको अपन ने अभी देखा था, जो पिछली स्लाइड थी, जो पिछली क्लास थी, वो आपको बताना है कि एक प्रोग्राम चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो, ये अभियान किस जिले में चलाया गया था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं प्लेनेटोरियम में किस जिले में जो बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और प्लेनेटोरियम, देखो ये क्या चीज है, ये जयपुर में जैसे अपन तारामंडल वगैरह देखते हैं उसी प्रकार का ये है। इसमें बच्चों को विज्ञान के प्रति
वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और उनकी जो सिद्धांत है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, उनको समझने में आसानी करने के लिए इस प्रकार के प्लेनेटोरियम और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना कहां पे की जा रही है? तो ये है कोटा के अंतर्गत। राजस्थान में पहला है जयपुर, जयपुर में इस प्रकार का केंद्र है। दूसरे नंबर पे कोटा, ये राजस्थान का दूसरा तारामंडल है। देखो यहाँ पे खगोलीय घटनाओं से संबंधित और जो साइंस की विभिन्न प्रकार की थ्योरेटिकल पार्ट जो बच्चों को हार्ड लगते हैं, उनको दिखाया जाएगा, प्रैक्टिकली वहां पे देखने को मिलेगा। तो इसमें कुल मिलाकर के कोटा वाले में 80 लोगों के, दर्शकों के बैठने की, जो प्लेनेटोरियम में बैठने की दर्शक दीर्घा बनी हुई है। तो ये कहां पे बनाया जा रहा है? कोटा में। नेक्स्ट, देखो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जा रही है? ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो ये कहाँ पे खोली जा रही है? जोधपुर में, जोधपुर में। अभी जो 2023-24 का जो बजट था, इस बजट में घोषणा हुई थी, और इसके कुल मिलाकर के 3 फेजों में काम होगा, 3 चरणों में काम होगा, और कुल मिलाकर के 3 चरणों में 499.5 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। और प्रथम फेज के लिए कितने रुपए अभी जारी कर दिए? प्रथम चरण के लिए 35 करोड़ रुपए, 35 करोड़ रुपए। आपको इन डाटा को बिल्कुल भी याद नहीं करना है, आपको इतना देखना है कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली जा रही है। तो ये कहाँ पे है? जोधपुर में। तो इसका आंसर क्या होगा? जोधपुर। नेक्स्ट, राजस्थान की, राजस्थान की नीरोगेज पर पहली हेरिटेज ट्रेन किस जिले में चलाई जा रही है? तो इसको भी अपने को थोड़ा सा देखना है। देखो कौन से जिले में नेरोगेज, नेरोगेज कुल मिलाकर के रेलवे लाइन 3 प्रकार की होती है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नेरोगेज। नेरोगेज इसका मतलब संकड़ी गेज, गेज का मतलब पटरियों के बीच की दूरी, तो वो होती है 2 फीट 6 इंच। 2 फीट और 6 इंच दूरी नेरोगेज में 2 पटरियों के बीच में होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? नेरोगेज लाइन। और पहली बार हेरिटेज ट्रेन वो कहां पे चलाई जा रही है? वो है कामली घाट, कामली घाट से लेकर के, और फिर है फुलाद, फुलाद। देखो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है बहुत ही ज्यादा। ये ट्रेन नीरोगेज हेरिटेज ट्रेन चलाई जा रही है कामली घाट से लेकर के फुलाद के बीच में, और कुल मिलाकर के 25 किलोमीटर का सफर है। और इसमें एक साथ इस हेरिटेज जो ट्रेन है, इसमें 60 यात्री यानी 60 यात्री सफर कर सकते हैं। और ये किससे संबंध रखते हैं? ये है राजसमंद से, कि वहां की जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों की सैर करने के उद्देश्य से एज ए टूरिस्ट के रूप में 25 किलोमीटर के क्षेत्र में कामली घाट से लेकर के फुलाद जो राजसमंद में 60 यात्रियों के बैठने की जगह है। तो ये भी अपने को याद रखनी है कि पहली बार हेरिटेज जो ट्रेन है वो कहाँ पे चला जा रही है नहीं? तो एक तो प्लेस ऑन व्हील्स राजस्थान, जो प्लेस ऑन व्हील्स ये ट्रेन तो ब्रॉड गेज मीटर गेज से संबंधित है, परंतु नैरो गेज की पहली ट्रेन कहाँ पे चलाई जा रही है? हेरिटेज ट्रेन के रूप में, तो वो है राजसमंद। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीजें हैं। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023, इसमें क्या है कि अपने राजस्थान में लोक कला की कोई कमी नहीं है, तो उन लोक कलाकारों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है घर चलाने में, तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए
और 100 दिन के रोजगार देने की योजना है ये, जिसमें उस कलाकार को 100 दिन का कला प्रदर्शन का मौका मिलेगा। इन 100 दिन उसके आसपास के क्षेत्रों में उनको मिलेगा। विभिन्न प्रकार के मेले या किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम होता है तो वहां पे कम से कम उनको 100 दिन का एक वर्ष में रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट देखो, जैसे स्कूल के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम चलती है बच्चों के लिए, उसी प्रकार से कॉलेज में भी ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम चालू की गई है। यदि कोई भी बच्ची कॉलेज की जो सरकारी जो महाविद्यालय में पढ़ती है और 10 किलोमीटर से अधिक दूरी से वो आती जाती आवागमन करती है, तो उस जो लड़की को, केवल लड़की को ही मिलेंगे, नहीं कि लड़कों को, तो वो रुपए कितने मिलेंगे? 20 रुपए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सरकारी स्कूल की बच्चियों के लिए, जो कॉलेज की बच्चियों के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम और 10 किलोमीटर की दूरी से अधिक होनी चाहिए, उसको 20 रुपए पर डे, पर वर्किंग डे अटेंडेंस के हिसाब से 20 रुपए का भुगतान है, डीबीटी किया जाएगा, जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। नेक्स्ट देखो, टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी शुरू। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? बूंदी में, बूंदी। और इसमें पहली बार ये जंगल सफारी शुरू की गई है। जंगल सफारी में क्या होगा? देखो ये है जो अशोक चांद्रा जी, जो कि राजस्थान के अंतर्गत राज्य खेल मंत्री हैं, युवा मामले और खेल राज्य मंत्री हैं। इन्होंने दलेलपुरा चौकी से जंगल सफारी को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। और इसमें क्या होगा? इस जंगल सफारी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? कोई बात, इसमें जितने भी जैसे पेंथर है, चितली है, हिरण, भालू, जंगली बिल्ली, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे और जंगल में घूमने का मौका मिलेगा। तो अपने को ये याद रखना है कि जंगल सफारी कहाँ पे शुरू की गई है, तो वो है बूंदी के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य में। फिर देखो कृषि, आजकल एग्रीकल्चर का जो जमाना है और इस एग्रीकल्चर के अंदर बेटियों को ज्यादा जो तवज्जो देने के लिए कि लड़कियां इसमें ज्यादा से ज्यादा इस फील्ड में अपनी जो रोजगार इनमें प्राप्त करें, इसके लिए प्रोत्साहन राशि जो देने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई भी लड़की एग्रीकल्चर विषय लेती है तो उसको प्रोत्साहन के रूप में 11वीं 12वीं में 2 साल पढ़ती है तो प्रति वर्ष उसको 15,000 रुपए, कहने का मतलब 11वीं में 15 और 12वीं में 15,000 रुपए, तो एक वर्ष में 15,000 रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, यदि वो ग्रेजुएशन करती है और पोस्ट ग्रेजुएशन करती है तो उसको 2 साल के लिए, 2 साल नहीं, प्रति वर्ष, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन करती है तो 2 साल और ग्रेजुएशन करती है तो 3 साल के लिए प्रति वर्ष 25,000 रुपए दिए जाएंगे। और वो बच्ची यदि एग्रीकल्चर में पीएचडी करती है तब उसको 40,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है। यदि एग्रीकल्चर विषय लेते हैं 11वीं 12वीं में 15,000 है, ग्रेजुएशन करते हैं तो 25,000 प्रति वर्ष और पीएचडी करते हैं तो 40,000 रुपए। तो इस प्रकार से ये बात थी। देखो ये जो अभी आपके सामने जितने भी प्रश्न आए, ये मत मानना आपकी ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। इन क्वेश्चनों को आपकी उन पत्रिकाओं से शामिल किया गया जो आप डेली पढ़ते हो। दूसरी बात है, इसमें जो भी फैक्ट हैं पूर्णतया एकदम सही है, सही जानकारी आपको दी गई है। और किसी भी प्रकार के आप एग्जाम आगे चल करके देते हो 2 महीने 3 महीने बाद, तो आपको पता लगेगा कि प्रश्न जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार वाला उस पार्ट्स को याद करना है। और एक आपको याद करना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मिस्र में सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के 7-8 महीने
और उनमें से यदि करण जी कहे तो क्वेश्चन तो 10 या 15 आते हैं। तो हर महीने में ये नहीं होता कि उसमें क्या पता कोई 1000 क्वेश्चन बनते, इसमें लगभग इतने ही 5-7 क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट। और तो कितना भी जो वेस्टेज है, कचरा, इसमें अपने शामिल कर सकते हैं। धन्यवाद।